माँ, मेरे देवर की शादी तय हो गई है। भाभी तो आएंगी ना शादी में मेरे घर? रितु ने अपनी माँ सावित्री जी से पूछा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगी बहू? बिल्कुल जाएगी। फिर तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी मुंह दिखाई में क्या देंगी, यह भी तो बता दो जरा। अब बेटा, तेरे भाई की कमाई कितनी है, तुझे तो पता है ना? तो उसके हिसाब से 1100 एक लिफाफे में दे देंगे। और क्या? 1100? माँ, आपका दिमाग तो ठीक है। 1100 दिलवाओगी मेरी देवरानी को, ताकि जिंदगी भर वह और मेरी सास दोनों ताने मारते रहे कि इतने बड़े घर की बनती है और इतनी भाभी। इसकी लेबर 1100 कड़क चली गई। माँ, माँ मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। भाई की कमाई कम है, तो आप भी कुछ पैसे मिलाकर कम से कम एक सोने की अंगूठी तो दे दो। बड़ी ही बेपरवाही से बोली रितु। रितु की बात सुन सावित्री जी हैरानी से बोली। सोने की अंगूठी? बेटा, यह ज्यादा महंगा नहीं हो जाएगा? नहीं माँ, कुछ भी महंगा नहीं होगा। एक ही बार शादी होती है ना, बार बार थोड़ी होगी। माँ, मैंने बोल दिया ना, पैसे नहीं देने हैं। सोने की अंगूठी देनी है तो देनी है, बस। कहते हुए रितु ने फोन काट दिया। अब सावित्री जी परेशान हो गई। सोने की अंगूठी मतलब हजारों का खर्चा। खैर, जैसे तैसे शादी का दिन पास आता गया। वैसे वैसे ही रितु रोज सावित्री जी को फोन करके अंगूठी की याद दिलाती और साथ ही यह भी कहती, माँ, भाभी को बोलना कि अपनी सबसे अच्छी वाली साड़ी लेकर आए। कोई सस्ती वाली साड़ी ना उठा लाए बेइज्जती कराने के लिए। रितु की बातें सुनकर कविता का मन उसके घर जाने का बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ससुराल की इज्जत और अपने संस्कारों के कारण वह चुप थी। वह रितु जैसी बदतमीज नहीं थी। आखिर कविता को रितु के यहाँ जाना ही था। उस दिन सुबह सुबह ही रितु ने फोन करके पूछा, माँ, भाभी कब निकल रही हैं? बस बेटा, 1 घंटे में निकल जाएंगी, तैयार हो रही है। माँ, भाभी 4 पहिए से तो आएंगी ना? ऐसा ना हो कि बाइक पर ही बैठकर आ जाए। बेटी की बात सुन सावित्री जी हैरानी से बोली। बेटा, 4 व्हीलर करने की क्या जरूरत है? फालतू में 2000 खर्च हो जाएंगे। बाइक से ही चली जाएगी। क्या बाइक से? माँ, क्या हो गया आपको? आपका दिमाग खराब है? बाइक से आएंगी मेरे यहाँ, मेहमान आए हुए हैं। क्या कहेंगे सब लोग? नहीं माँ, बाइक से नहीं। भाभी को बोलो वह 4 व्हीलर से ही आए। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है आपको। मैं साफ साफ बता रही हूँ, अगर आना है तो 4 व्हीलर से आओ बस। मैं कुछ नहीं जानती। कहते हुए रितु ने फोन काट दिया। अब सावित्री जी बेटी की एक से एक डिमांड से परेशान हो गई थी। हर डिमांड खर्चे वाली थी। फिर भी उन्हें लगा शायद वहां का माहौल ही ऐसा हो। पहली बार बहू जा रही है, इसलिए गाड़ी करने को कह रही है। उन्होंने तुरंत गाड़ी बुक करके कविता को भेज दिया। अभी कविता आधे रास्ते में ही थी कि तभी रितु का फोन फिर आ गया। भाभी, यह बताओ आप लेकर क्या आ रही हो? मिठाई तो लाओगी ना? हाँ दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? भला मिठाई के बिना मैं कैसे आ सकती हूँ? तो कितनी मिठाई लोगी आप? कविता को रितु का यह पूछना अजीब लगा, लेकिन वह बोली, दीदी, 1 किलो मिठाई ले लूंगी। 1 किलो? भाभी, माँ की तरह कंजूसी मत दिखाओ। वह तो बूढ़ी हो गई हैं। आप तो कुछ समझो। इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग क्या कहेंगे कि मेरी भाभी 1 किलो मिठाई लेकर आई हैं? नहीं, कम से कम 5 किलो मिठाई लेकर आना। इतने लोग हैं, सबके हाथ पर एक एक पीस जाना चाहिए ना। रितु की बात सुन कविता हैरान रह गई। 5 किलो दीदी? लेकिन माँ जी ने तो बस 1 किलो के ही पैसे दिए हैं। अच्छा, भाभी जैसे माँ के ही पैसे लेकर आई हैं। आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती। 5 किलो मिठाई लेकर ही आना। इस बार भी आदेश देकर रितु ने फोन काट दिया। बेचारी कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सास से पूछकर 3 किलो मिठाई ले ली। 3 किलो मिठाई देखते ही रितु कविता पर गुस्सा हो गई। वाह भाभी, दिखा दी ना कंजूसी। 2 किलो और ले लेती तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाते। आते ही मेरी बेइज्जती करवा दी। इतना कहने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता मेरी बातें। कविता ने कुछ नहीं कहा। पहली बार वह ननद के ससुराल आई थी और ननद के चेहरे पर मिलने की खुशी कम, मिठाई कम लाने का दुख ज्यादा दिखाई दे रहा था। कविता अच्छी तरह जानती थी कि रितु कितनी लालची स्वभाव की है। वह चाहती थी कि उसके घर में कुछ भी हो, उसके मायके से इतना भर भर के सामान आए कि लोग उसकी वाहवाही करें। इस झूठी वाहवाही के चक्कर में उसने अपने मायके वालों को दबा कर रखा था, जबकि वे मीडियम क्लास के थे। खैर, कविता तो आ ही गई। रितु ने साफ साफ कह दिया,
भाभी, जो भी खाना पीना है खाती पीती रहो, लेकिन किचन में लगातार खड़ी रहना, ताकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी भाभी कितनी अच्छी है, मेरी कितनी तारीफ होगी, और मेरी इज्जत के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। बेचारी कविता क्या करती, वहां किसी को जानती नहीं थी, एक अनजान सी थी जिसे काम पर लगा दिया गया था, इसलिए वह किचन में ही चाय पानी संभालने लगी। शाम होते ही रितु उसके पास आकर बोली, भाभी, एक काम करो, गर्मी बहुत है, आप अपनी ओर से 40 समोसे और 2 लीटर वाले ठंडे मंगा दो। मेरी सास, ननद, नंदोई, मौसी, जितने भी लोग आए हैं सबका मुंह देखते बनेगा। मेरी ननद अपने आप को बहुत अमीर समझती है ना, उनका भी मुंह बन जाएगा। सब लोग कहेंगे कि इसकी भाभी कितनी अमीर है, खुद के पैसे से मंगवाया है। सोचो मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। रितु की बात सुन कविता परेशान हो गई। दीदी, इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास, और वैसे भी इसकी जरूरत क्या है, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। वाह भाभी, 40 समोसे मंगवाने की औकात नहीं है आपकी, यह तो गलत है ना। आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। यह सोचो कि शादी के बाद जब सब अपने अपने घर जाएंगे तो क्या कहेंगे कि इसके मायके वाले कितने अच्छे हैं, पैसे रुपए का कोई मोल नहीं समझते। मेरी ही इज्जत बढ़ेगी इस घर में ना। रितु की बातों के आगे कविता कुछ बोल नहीं पाती थी, और रितु ऐसे ही करके कविता से रोज 1500 के खर्चे करवाती रहती। बस उसी के चक्कर में धीरे धीरे करके कविता के पैसे भी खत्म हो गए थे। रितु को ऐसा लगता था जैसे कविता नोटों का बैग भरकर लाई हो लुटाने के लिए। शादी की सुबह रितु ने कविता से कहा, भाभी, एक बात मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हों तो भैया आने वाले हैं, उनसे मंगवा लेना। लेकिन शादी की रस्म में जहाँ सब लोग 10 रुपए देंगे, वहाँ आपको 100 या 50 बांटना है, ताकि सब लोग हैरान हो जाए। सोचो मेरी क्या अहमियत होगी इस घर में, मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। लोग सोचेंगे कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा सबकी नजरों में। रितु की बातें सुन चिढ़ते हुए कविता बोली, लेकिन दीदी, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं जितने पैसे लेकर आई थी वह सब खर्च हो गए हैं। तभी तो कह रही हूँ भाभी, भैया से मंगवा लो कुछ पैसे। आप किसी को भी 10-20 नहीं देंगी, जिसे भी देंगी 50-100 से कम तो देना ही नहीं है। कुछ तो सोचो। अब रितु की बातें कविता के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। अभी तक तो वह रितु का बचपना समझकर सब कुछ सहती जा रही थी, लेकिन अब उसे लगा कि रितु को समझाना, उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। उसने तुरंत ही अपनी सास सावित्री जी को फोन करके सारी बातें बता दी, और यह भी बता दिया कि माँ जी, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है, और दीदी की डिमांड खत्म ही नहीं हो रही हैं। रोज नई नई नौटंकी कर रही हैं, पैसे खर्च करवाती जा रही हैं अपनी बेटी की हरकतों से। सावित्री जी भी परेशान थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाएं। अगर समझाने की कोशिश भी करती तो रितु तुरंत चिढ़ जाती, लड़ पड़ती, बात करना बंद कर देती। इसलिए सावित्री जी ने सब कुछ अपनी बहू कविता के ऊपर छोड़ दिया और बोली, बहू, एक काम कर, सब कुछ मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। तू ऐसा कुछ कर जिससे तेरी इज्जत, इस घर की इज्जत, और जहाँ गई है वहां की इज्जत भी बनी रहे, और रितु की बुद्धि भी खुल जाए। अब उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं माँ हूँ, मैं कुछ कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से सब संभाल लो। बस कविता को इतना ही सुनना था। अब उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है। वह रितु की सारी बातों में हाँ करती गई, लेकिन किया उसने सब कुछ अपने मन से। जहाँ रितु 150 देने की बात करती, वहां कविता ने सबको वैसा ही दिया जैसा सब दे रहे थे। कविता के पास से 20-20 का नोट निकलते देख जाने कितनी बार रितु ने उसे घूर कर देखा, आंखें तरेरी, इशारा किया कि भाभी, 50 के निकालो, 100 के निकालो। लेकिन कविता जानबूझकर रितु को इग्नोर करती हुई सबको देख देख कर ही पैसे देती रही। अब रितु के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह तिलमिला उठी। मौका देखकर उसने कविता का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई, और गुस्से में दबे शब्दों से मैं बोली, भाभी, बोला था ना मैंने आपको कि आप सबकी तरह 20 नहीं बांटेंगी, हर जगह 50-100 निकालेंगी। दिखा दी ना आपने अपनी औकात। कहने के बाद भी बात समझ में नहीं आई, कर दी ना मेरी बेइज्जती। अब कविता भी चिढ़कर गुस्से में बोली, हाँ दीदी, दिखा दी मैंने अपनी औकात, यही है मेरी औकात। लेकिन आप कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं? पैसे से किसी की इज्जत होती है क्या? दीदी, अगर इज्जत करने वाले होंगे ना तो गरीबी की भी इज्जत करेंगे, और अगर इज्जत नहीं करने वाले होंगे तो राजा महाराजा की भी इज्जत नहीं करेंगे। और रही बात आपके मायके की इज्जत की,
तो वह बहू के व्यवहार पर निर्भर करती है। बहू जैसा व्यवहार करेगी, जैसा रहन सहन होगा, उसी हिसाब से उसके मायके की इज्जत होगी। हम यहाँ आकर पैसा लुटा कर चले जाएंगे तो उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने मायके वालों को हर जगह दबाकर झुकाकर रखोगी ना, तो मायके वाले चाहे कितना भी पैसा लुटा दे, कौड़ियों के बराबर भी उनकी इज्जत नहीं होगी। नमक रोटी खाओ, लेकिन शान से रहो, वहाँ इज्जत बनी रहती है। पैसे से इज्जत खरीदी नहीं जाती, इज्जत बनाई जाती है। और आपके मायके की इज्जत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे पैसे लुटाने से इज्जत नहीं बनेगी। और अगर आपकी ज्यादा बेइज्जती हो रही है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। फिर जवाब देते रहिएगा सबको, बनाइएगा अपनी खूब इज्जत। आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पापा की कमाई कितनी है, आपके भाई की कमाई कितनी है। इसके बावजूद भी आपकी जायज नाजायज मांग हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप बढ़ती ही जा रही हैं, समझने को तैयार नहीं हैं। मैं भी उस घर की बहू हूँ। मैं अपना घर बर्बाद करके अपना घर फंसा सकती, झूठा दिखावा नहीं कर सकती, झूठी शान नहीं दिखा सकती। जो हूँ, जैसी हूँ, जितनी हूँ, अगर उतने में आपको मंजूर है तो मैं रहूं, वरना मैं चली जाती हूँ। और क्यों खुश करूं मैं आपके परिवार वालों को। जितने लोग आए हैं, जितने दिन से मैं यहाँ हूँ, मैं देख रही हूँ कि किसी का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। और आप मुझसे रोज 1500 खर्च करवा रही हैं। अब मैं आपकी एक भी नाजायज मांग पूरी नहीं करूंगी। शांति से शादी बिताकर मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे, आपके इस घर से, इस परिवार से कुछ नहीं चाहिए। मैं इज्जत के साथ अपने घर, अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ, बस। और अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जैसे सब लोग आए हैं, वैसे मैं भी आई हूँ। हमें जितना करना था, जितना देना था, हमने दे दिया। और यह अंतिम बार है, इसके बाद आपकी एक नहीं चलेगी। कहते हुए कविता चुपचाप बाहर जाकर औरतों के साथ बैठ गई। रितु कमरे में खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंसू अपने आप निकल रहे थे। फिलहाल उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। बाहर औरतें लगातार गीत गा रही थी, शादी की रस्में हो रही थी। रितु चुपचाप आंसू पोंछते हुए औरतों के बीच जाकर बैठ गई। अब उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी भाभी की तरफ नजर उठाकर देख सके। पैसे खर्च करवाने की या कुछ कहने की तो बात ही दूर थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।